तो हमने यूनिट 5 के अंदर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप कर लिया और हमने ये देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर असल फर्क है। अगर हम बैलेंस शीट को सोचें तो एसेट्स तो सोल प्रोप्राइटर के हो या पार्टनर के हो, दे आर सेम। लाइबिलिटीज भी जो सोल प्रोप्राइटर के और पार्टनर के वो सेम ही होती है। और फर्क क्या आता है? इक्विटी में आता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर के अंदर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों है और एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं। ठीक है, कंपनी के अंदर भी इक्विटी साइड पे ही फर्क है, मेनली इक्विटी साइड पे ही फर्क है। अच्छा, जब मैं कहूँ ना कंपनी, तो आप लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों आपके जहन में आ सकता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में फर्क ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड हो सकती है, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को सेल आउट कर सकती है। ठीक है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसको बाकायदा अपने ओनर्स हंट करने पड़ते हैं कि कौन इन्वेस्ट करेगा उनके पास, तो वो शेयर होल्डर बनता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस है। मतलब ये कि अगर कल को बिजनेस बंद होने लगे तो वो जितना बिजनेस में पैसा लगा है वही सिर्फ वाइंड अप हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज बिक सके। ठीक है, अच्छा, पार्टनरशिप में भी आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, एक होता है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी ही एक तरह की चीज है, पार्टनरशिप है और लिमिटेड लायबिलिटी है। तो शेयर्स वो मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी ऐसी होती है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं और वो लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस होता है। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की टर्म भी आपने सुनी। बहरहाल वो बिजनेस स्टडीज वाले डिस्कशंस की तरफ नहीं जा रहे। अभी यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंशिएट करना इसलिए थोड़ा जरूरी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स अपने इशू कर सकती है, शेयर्स सेल कर सकती है। ठीक है, तो ये बस फर्क वाज़ेह होना चाहिए। तो हमारे जो पिछले दो ओनरशिप स्ट्रक्चर्स हैं उसके बनस्बत इसके अंदर हम शेयर्स देखेंगे लिमिटेड कंपनी के अंदर। ठीक है, बाकी सब वो सेम ही है। अच्छा जी, लिमिटेड लायबिलिटी आप लोग को पता है क्या होती है? ठीक है, वो यहां पर उसके डिफाइन किया हुआ है। कंपनी को कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, सही। इज अ लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी टाइप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज की मिसाल ले तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। जो ट्रेडिशनली जनरल मतलब आमतौर पे जो पार्टनरशिप होती है वो तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। बाकायदा अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी तो अपने साथ LLP लिखवाएगी। ठीक है ना, और वो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है उसमें और एक प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस में। ठीक है, अच्छा जी, लिमिटेड लायबिलिटी की बात, ये बिल्कुल बिजनेस स्टडीज वाला डिस्कशन है। द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी बनने का मकसद ये है कि अब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी। कोई केस भी होता है तो कंपनी पे होता है, उसके ओनर्स के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, मतलब सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। और इसके ओनर्स क्या कहलाते हैं? कंपनी के ओनर्स शेयर होल्डर्स। एंड हैज इट्स ओन लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो कंपनी के अपने हुकूक हैं, अपनी उसकी जिम्मेदारियां हैं। सही है। Here are some key characteristics that differentiate a company from an unincorporated businesses. कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेट हुई है। इनकॉर्पोरेट होने का मतलब कॉर्पोरेशन बन गई। जो चीज कॉर्पोरेशन के फोल्ड्स में आ जाती है उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड। कॉर्पोरेशन के फोल्ड्स में क्या आती है? कंपनी आती है। कॉर्पोरेशन के फोल्ड से बाहर क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस है, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप। ठीक है, तो कंपनी जो है वो डिफरेंशिएट करती है अपने आप को इन वजूहात की बिना पर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस से। मतलब कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। अब अकाउंटिंग के अंदर देखे जाए ना तो हम अकाउंटिंग के अंदर एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सब पढ़ते हैं, वो भी कुछ इसी तरह की बात करता है कि ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। ये बात पहले ही बता चुका जो अभी बताने लग रहा हूं। अकाउंटिंग हर बिजनेस के लिए कहता है, चाहे वो सोल हो, पार्टनर हो, जो भी हो। अकाउंटिंग की नजर में ओनर इज ऑन द अदर साइड ऑफ द काउंटर। ओनर जब पैसा देता है तो बिजनेस में पैसा आता है। ठीक है, और ओनर की जेब से जा रहा है, लेकिन उसको छोड़, बिजनेस में पैसा आ रहा है। अकाउंटिंग इस नजर से देखता है, ओनर को सेपरेट करेगा। और ओनर जब पैसा निकलवाता है तो बिजनेस ड्राइंग्स कहती है उसको। अकाउंटिंग ये रिक्वायर करता है अकाउंटेंट से। ठीक है, लेकिन कंपनी के लिमिटेड कंपनी की लैंग्वेज के अंदर अगर हम ये बोल रहे हैं ना कि ओनर इज सेपरेट, तो आप 100 अपने बिजनेस के अंदर रहते हुए एक सोल प्रोप्राइटर 100 ये कोशिश कर ले अपने आप को अलहदा रखने की। अकाउंटिंग के तहत तो रख सकता है वो अलहदा, लेकिन लॉ की नजर में वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है खुद। वो बिजनेस का
हिस्सा ही नहीं, वो पूरा बिजनेस वो सोल प्रोप्राइटर ही की तरफ इशारे होंगे कि बिजनेस जिसका है उसकी तरफ इशारे होंगे, क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी नहीं है कानून की नजर में। कानून की नजर में जब तक बिजनेस एक लिमिटेड लायबिलिटी नहीं हो जाता वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनता। ठीक है, तो अगर इसको देख के कभी आप कंफ्यूज हुए ना कि ओनर इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम बिजनेस या बिजनेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम ओनर, उजैर भाई तो सोल प्रोप्राइटर में केस नहीं है क्या? भाई सोल प्रोप्राइटर के अंदर ये केस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, लीगल लेंस से देखा जाए तो ये केस नहीं है। सही, लीगल लेंस बोलता है कि जब तक आप लिमिटेड लायबिलिटी नहीं हुआ आप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हो। लेकिन आप कंफ्यूज कब हो जाओगे? जब आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आप कहोगे हम तो बिजनेस और ओनर को अलग अलग रख रहे हैं। रखो, बिल्कुल रखो, यही करना है आपने। सही है, अकाउंटिंग कहती है यही करना है, किसी तरह का भी बिजनेस हो ओनर अलग है और बिजनेस अलग है ये। लेकिन यहां पर अभी जो पॉइंट्स लिखे वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए, गोया कि अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं हम, लेकिन स्टिल कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें। बहरहाल ये पॉइंट हो गया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इट्स अकाउंट्स, किसके अकाउंट्स? कंपनी के अकाउंट्स आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ओनर्स। ओनर और इसके अकाउंट्स है मुख्तलिफ है। इट कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल एग्रीमेंट्स विद इट्स ओन आइडेंटिटी। कंपनी अपने आप की आइडेंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, किसी ने माल बेचा है, वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, सही ना, किसी ने जमीन बेची है तो कंपनी को बेची है। अब ये सवाल हो सकता है कल को अगर जिसने जमीन बेची उसको पैसा ना मिले तो आके क्या कंपनी कोई इंसान थोड़ी है जिसको कचहरी में खड़ा किया जाए? किसको खड़ा करेंगे कचहरी में, कोर्ट में? जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट, ओनर्स नहीं, ओनर्स नहीं, ओनर्स अलग हैं। कंपनी को जो चला रहे, रन कर रहे डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, उनको खड़ा किया जाएगा कोर्ट में। उनकी नेग्लिजेंस है कोई पेमेंट करने में तो फिर वो जिम्मेदार होंगे कि आप अपनी जॉब पूरे सही तरीके से नहीं कर रहे। ठीक है, बहरहाल तो कंपनी अपने अपने नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट्स करती है। और कंपनी कैन एग्जिस्ट, कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कि उसका उसके जो शेयर होल्डर्स है मर भी जाए कोई मसला नहीं है, कंपनी चलती रहेगी। शेयर होल्डर मर गए, शेयर्स तो किसी ना किसी के पास जाएंगे ना, बच्चे के पास चले जाएंगे, तो बच्चे शेयर होल्डर बन गए कि उनको इनहेरिटेंस में शेयर्स मिल गए। सही है, और बच्चों के पास फिर उन शेयर्स के बलबूते पे वोटिंग राइट होगा कि जब भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या डिसमिस करना होगा तो वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वोट करेंगे उस पर। क्लियर? लेकिन पार्टनरशिप में अगर पार्टनर मर जाए तो फिर यू नेवर नो, उसने इनहेरिट किया हुआ कि मेरे बच्चे फिर पार्टनर कहलाएंगे, या नहीं किया हुआ तो फिर उसको वाइंड अप करेंगे, फिर वो पार्टनरशिप वाइंड अप होगी, एक नई पार्टनरशिप बनेगी, डिफरेंट है फिर वो सीन। भारत शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड। अच्छा, पार्टनरशिप के अंदर आमतौर पे जो पार्टनरशिप है उसके अंदर अगर पार्टनरशिप में कोई एग्रीड टर्म्स दें तो हम 5 पार्टनर्स हैं, एक अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, किसी का डिसएग्रीमेंट हो गया, कह रहा है भाई मुझे मेरा पैसा दो, अब इतना सारा पैसा लगाओ उसका, चलो देने के लिए राजी हो भी गए तो कहेगा नाम की वैल्यू भी दो, मेरा नाम में भी हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस बंद होने की तरफ चला जाएगा। या वो कहेगा आप नाम नहीं यूज कर सकते जो बिजनेस का, मेरा पैसा मिल गया मेरा नाम नहीं यूज कर सकते। भाई आपका थोड़ी है सर, आप सबका है ना, लेकिन मेरा भी तो है ना इसमें हिस्सा। तो ये ऐसा डिसएग्रीमेंट है कि कोई भी उसका पार्टनरशिप में स्टेक होल्डर है तो वो इस चीज को वो कर सकता है, अपना आप लोग को अप्लाइज कर सकता है दूसरे पार्टनर्स को, वो ना करे, फिर कोर्ट केस में जाएगा, फिर वो देखेंगे सर्कमस्टांसेस देखेगा कोर्ट और वैसे डिसाइड करेगा। पॉइंट इज एक पार्टनर भी उठ के खत्म करवा सकता है पार्टनरशिप, लेकिन कंपनी के अंदर शेयर होल्डर मर गया कोई मसला नहीं, कोई ऐसा नहीं उसके बच्चे आगे बोले कि शेयर कंपनी खत्म करो। कम ऑन, यू आर अ शेयर होल्डर, यू कैन कम इन द एनुअल जनरल मीटिंग, वोट फॉर द डायरेक्टर और नॉट, इट्स लाइक दैट। आप ये नहीं कर सकते कंपनी बंद करा दे। ठीक है, तो कंपनी इज एग्जिस्टिंग एंटिटी, एग्जिस्ट करती है चाहे उसके ओनर्स चेंज होते रहे। पर्सनल एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड, क्यों? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके फायदे और नुकसान, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसके फायदे नुकसान। ठीक है, साइज की बात आ जाती है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है क्योंकि वो आम आवाम को शेयर्स इशू कर रही होती है। तो आम आवाम जो भी कर लो, 4, 5, 8, 10 लोग मिलकर उतना पैसा नहीं जमा कर सकते जितना हजारों लोग मिलकर जमा करेंगे। ठीक है ना, हजारों लोग मिलके हजारों या लाखों रुपए जो जमा करेंगे वो 10, 15, 20 लोगों के लिए जमा करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और लाखों लोग भी हो सकते हैं शेयर होल्डर्स। तो क्लियर है, कंपनी शेयर्स अनगिनत शेयर्स इशू कर सकते हैं जितने चाहे, नहीं, कंपनी की भी एक लिमिट होती है जिसे कहते हैं हम ऑथराइज्ड कैपिटल। पढ़ाई पहले सुना ही ना, हाँ, ऑथराइज्ड कैपिटल एक लिमिट होती है कि जहां तक कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है अपने शेयर्स, उससे ज्यादा नहीं इशू कर सकती। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो रही होती है ना, इनकॉर्पोरेट हो रही होती है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट जमा करा रही होती है ना, तो उसके अंदर ये जिक्र करती है इस चीज का कि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा, कि मैक्सिमम कितना जना इशू करेंगे, कितने शेयर्स इशू करेंगे
कितनी वैल्यू के शेयर कैपिटल रेस करेंगे मैक्सिमम थ्रू आउट, ठीक है। अच्छा जी, और कंपनीज ये अमाउंट बहुत बड़ा बड़ा लिखवाती है, मिलियंस ऑफ शेयर्स लिखवा देती है, हालांकि उस वक्त उनको कंपनी स्टार्ट करते वक्त चंद हजार शेयर्स इशू करने होते हैं। तो इसीलिए ना कि ऑथराइज की लिमिट बढ़ा दे, उसमें कोई मसला नहीं है, जितनी चाहे बढ़ा दे, क्योंकि वो लिमिट जो है ना वो क्रॉस नहीं कर सकते फिर आप, सही है। तो इट हैज टू बी अ बिग लिमिट। बहरहाल, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो है ना बारे में हेडिंग है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसको, आप लोग पढ़ लोगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये देख लेंगे आप लोग। और फिर ओवरऑल क्या बात करें ये पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। ओवरऑल व्हाइल अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी पीएलसी जिसे कहते हैं ऑफर्स सर्टेन एडवांटेजेस सच एज एक्सेस टू लार्ज अमाउंट, हाँ ठीक है, इतनी बड़ी होती ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है एक तरह से। जनरल पब्लिक इसके शेयर होल्डर्स बनते हैं और वो घुस के देख नहीं रहे कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। तो कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कंपनी की अपने शेयर होल्डर्स के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस है, उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि अपने शेयर होल्डर्स को किस तरह रिपोर्टेबल होगी। बड़ा ही केयरफुल उनका अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, और चाहे इसमें इन लोगों की थोड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाए, ठीक है ना, कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ हद तक, लेकिन वो फिर भी आपने पब्लिश करने हैं, ठीक है ना, ताकि, लेकिन शेयर होल्डर्स जो नहीं है, चलिए शेयर होल्डर्स तक पर्सनली उनके घरों पे मेल कर देते हैं, उनके घरों तक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पहुंचा देते हैं। आमतौर पे हम अगर पब्लिश ना करें, नहीं, प्रॉब्लम यह है कि आपने ऑफर लगाई हुई है, अपना टेबल कह लो, अपनी ऑफर लगाए स्टॉक मार्केट में, कोई भी शेयर होल्डर आके खरीद ले, कोई भी बन जाए शेयर होल्डर। एक तो होता है जो आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो खरीद आपकी शेयर्स, तो वो तो चलो ऑलरेडी शेयर होल्डर है, उस तक आपने अपनी एनुअल रिपोर्ट भी पहुंचा दी होगी एज अ कंपनी। लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो शेयर होल्डर है नहीं, पोटेंशियल शेयर होल्डर है, मतलब अभी नहीं है लेकिन बन सकता है, वो तो आम बंदा है, उसको तो पता ही नहीं कंपनी में क्या चल रहा है। तो कंपनी चाहेगी, कंपनी के लिए भी अच्छी बात है कि उसके रिकॉर्ड्स किसी के सामने है तो वो देखे भाई अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी है तो फिर मैं इसके शेयर लूं। और दूसरा, उस बंदे जो अदर एंड पे खरीदार बनना है उन शेयर्स का, तो उसको भी एक सिक्योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए कि भाई पब्लिश रिकॉर्ड्स है, बाकायदा ऑडिट हुए हुए के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ताकि रिलाय कर सके वो, क्योंकि वो तो जाके देख नहीं सकता, सेपरेट रखा हुआ है ना। इसे कहते हैं वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना कंपनी तो एक पर्दा आ जाता है ओनर और बिजनेस की मैनेजमेंट में, तो और वो पर्दा कहलाता है वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। असली का पर्दा नहीं है लेकिन दूरी है एक, वेल पर्दे को कहते हैं, VIL वेल। अच्छा, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दो तरह के रिजर्व्स में टूटा हुआ है। तो कंपनी की जो इक्विटी साइड है ना, कंपनी की जो इक्विटी साइड है बैलेंस शीट के अंदर जो होती है, वो दो हिस्सों में टूटी हुई है। एक है कैपिटल रिजर्व्स और दूसरा है रेवेन्यू रिजर्व्स, ठीक है। कैपिटल रिजर्व्स ड्रिवन बाय इशू ऑफ कैपिटल, मेनली ये उससे ड्रिवन होता है, और रेवेन्यू रिजर्व्स आर ड्रिवन बाय रेवेन्यू इनकम, आपकी P&L से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ड्रिवन बनते हैं ये रिजर्व्स, ठीक है। ये भी आगे और मजीद बेहतर तरीके से समझोगे। तो कैपिटल रिजर्व्स में क्या क्या, शेयर्स कैपिटल, शेयर्स प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और भी आ सकता है प्रेफरेंस शेयर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये शेयर्स कैपिटल तो एक ऑर्डिनरी शेयर्स है जो आमतौर पे कंपनी इशू करती है, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं वो आगे देखोगे। शेयर्स प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये सब देखोगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस की बात नहीं करूंगा, पहले हो चुकी है डेप्रिसिएशन के टॉपिक में, लेकिन ये आपके लिए इतना रेलिवेंट भी नहीं। बहरहाल वो कंपनी की कैपिटल रिजर्व्स है। और रेवेन्यू रिजर्व्स क्या, रिटेन्ड अर्निंग या कोई भी जनरल रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स या कोई अदर जनरल रिजर्व्स हो सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से स्पेसिफिक रिजर्व्स भी हो सकता है, मतलब ये कि कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट का जितना भी हिस्सा रिटेन रखती है वो रिटेन अर्निंग कहलाता है। डिविडेंड दे देती है एक हिस्सा और एक हिस्सा रिटेन कर लेती है, तो वो रिटेन अर्निंग कहलाता है। रिटेन अर्निंग में से फिर सोचती है कि मैं कहाँ कहाँ पैसा रिजर्व करूं, तो कुछ जनरल रिजर्व में डाल देती है। जनरल रिजर्व में एक किसी किस्म की कंटिजेंसी आ गई, कोई भी अनफोर्सीन इवेंट आ गया, तो जनरल रिजर्व से पैसा देके उसको हल करेंगे। जैसे कोविड का वक्त आ गया, तो जिन कंपनीज ने जनरल रिजर्व बनाए होंगे तो उन्होंने, जनरल के अलावा स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर एम्प्लॉयज का एक रिजर्व बना दिया, एम्प्लॉय हैजर्ड रिजर्व। जनरल रिजर्व तो है ही कि कंपनी के ऊपर साथ कुछ भी हो जाए तो वहां से पैसा देगी, लेकिन एम्प्लॉय हैजर्ड रिजर्व एक अलग बना दिया। लेट्स सपोज स्पेसिफिक रिजर्व बना दिया कि एम्प्लॉयज के केस में, एम्प्लॉयज के साथ कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंटल मोमेंट आ जाता है आपके, अगर कंपनी ऐसे जिसमें एम्प्लॉयज भी बहुत ही डेंजरस काम करते हैं, तो आप चाहते हो कि यार एम्प्लॉयज के साथ कुछ भी होता है ना, अगर उनको हेल्थ को लेकर ये XYZ, तो उनका एक अलग से रिजर्व मौजूद हो कि कभी भी कुछ एम्प्लॉयज को लेकर हो, पहली फुर्सत में कंपनी को कहीं से पैसा अरेंज ना करना पड़े, उसी रिजर्व में से पैसा दे। क्लियर है? तो वो स्पेसिफिक रिजर्व बन सकता है, बाकायदा स्पेसिफिक एम्प्लॉयज या किसी और चीज के लिए। और रिटेन अर्निंग्स वो है कि रिटेन किया हुआ, इसमें से अलग अलग रिजर्व में पैसा डालना है,
सही है। और रिटेन अर्निंग्स में जो भी पैसा बाकी बचा उसमें से डिविडेंड दे देंगे जब जब चाहिए। जब भी प्रॉफिट होगा कंपनी का तो नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स में जाएगा, जब कंपनी डिविडेंड्स देगी तो उसमें से ही कटेगा रिटेन अर्निंग्स से, और जब कंपनी दूसरे रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करेगी वो भी रिटेन अर्निंग से ही करेगी। तो रिटेन अर्निंग हो वो कहां से बनाए, रेवेन्यू से, क्योंकि रिटेन अर्निंग में आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट आया हमारी इनकम से, रेवेन्यू से, तो रिटेन अर्निंग कौन सा है, रेवेन्यू रिजर्व। और जो रिजर्व रिटेन अर्निंग से बने वो भी रेवेन्यू रिजर्व है। क्लियर। शेयर्स इशू करके थोड़ी बनाया हमने जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कैसे बनाया, प्रॉफिट हुआ रिटेन अर्निंग गया, रिटेन अर्निंग में से कुछ डिविडेंड दे दिया, फिर जो बचा रिटेन अर्निंग में से उसमें से कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व्स में डाल दिया। क्लियर हो रही। तो जनरल रिजर्व से क्या हुआ, रेवेन्यू रिजर्व। इसका डिस्टिंक्शन करना क्यों जरूरी है, एक बहुत बड़ी वजह इसके डिस्टिंक्शन करने की क्या है कि ओनर्स को पैसा आप इसमें से दे सकते हो। ओनर को पैसा डिविडेंड की सूरत में आप रेवेन्यू रिजर्व्स में से दे सकते हो, कैपिटल रिजर्व्स में से नहीं दे सकते। क्लियर है। क्योंकि कैपिटल रिजर्व क्या है, एक तरह की कैपिटल जो ओनर ने इन्वेस्ट किया था वो इस नियत के साथ था कि इतना पैसा लगाया जा रहा है, उससे बिजनेस चलेगा, जब बिजनेस चलेगा ऑपरेट करेगा और जो इनकम कमाएगा उस इनकम से मैं पैसा घर लेके जाऊंगा। तो सोल प्रोप्राइटर ने इस नियत से किया होगा स्टार्ट, पार्टनर्स ने भी इसी नियत से किया होगा, हम अपना पैसा फिक्स अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में डाल लें और जब भी प्रॉफिट होगा तो हम उसको हम करंट अकाउंट में प्रॉफिट को लेके जाएंगे और उस करंट अकाउंट में जिसका जो बैलेंस हो उतना अपने हिसाब से विदड्रॉ कर लेगा उसमें से। ठीक है। अब यही बात कंपनी के लेवल में आके देखते हैं कि जो भी शेयर होल्डर का पैसा वो सारा उनके शेयर्स कैपिटल शेयर्स प्रीमियम की सूरत में आ गया, उससे बिजनेस चला, उससे बिजनेस से जो भी प्रॉफिट किया वो रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट किया और रिटेन अर्निंग से डिविडेंड्स दे सकते हैं। क्लियर है। बस कंपनी में और सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर में फर्क ये है कि सोल प्रोप्राइटर पार्टनर अपनी मर्जी से जो उनके हक का पैसा ले जा सकते हैं। कंपनी के अंदर रिटेन अर्निंग से कितना डिविडेंड देना ये डिसीजन किसका है, कंपनी के मैनेजमेंट का। देना भी है कि नहीं देना डिविडेंड, ये भी हो सकता है नहीं देते तो नहीं देंगे, अलाउड है कि डायरेक्टर्स अगर कह रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं देना हमें डिविडेंड, क्योंकि अभी कंपनी सब रिटेन रखना चाहती है, कंपनी के लिए बेहतर ये है कि सस्टेन करें। अभी खतरनाक टाइम आ गया, कोविड का टाइम आ गया, इसमें डिविडेंड नहीं देने का लेट्स सपोज डिसाइड कर लिया उन्होंने, तो वो नहीं देंगे डिविडेंड्स। हल तो ये जरूर है कि शेयर होल्डर्स अगली दफा मिलेंगे जब एनुअल जनरल मीटिंग में तो हो सकता है हम डायरेक्टर्स को ही डिसमिस कर दें, इन लोगों ने डिविडेंड ही नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। 12 व्हाट इज इक्विटी, ओनर्स की इक्विटी होती है, सिंपल वो इक्विटी है। ठीक है ना। तो कंपनी की नजर से देखा जाए तो कंपनी के अंदर जो कंपनी के ओनर्स ने अमाउंट डाला है वो इक्विटी है। कौन है कंपनी के ओनर्स, शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो इक्विटी के अलग अलग जुमले हैं यहां पर। अगर इक्विटी को मैं बैलेंस शीट के अंदर बताऊं क्या है, तो जितने हमारे एसेट्स हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे एसेट्स हैं, लेट्स सपोज $2 लाख के, तो उसमें से किस किस का हिस्सा हो सकता है, लायबिलिटीज का और ओनर्स इक्विटी का। ठीक है ना, ओनर्स इक्विटी का, ठीक है, कैपिटल का। तो अगर मैं कहता हूं $50,000 लायबिलिटी का है तो कैपिटल कितना हो गया, $1.5 लाख। क्लियर है। तो इसको इक्विटी को अलग अलग जुमलों में देखो। क्लेम ऑफ द ओनर्स इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इक्विटी क्या है, ये जो ओनर्स हैं इनका टोटल एसेट्स में क्या क्लेम है, कितना क्लेम है, 1,50,000। ठीक है ना, कि ये ओनर्स क्लेम करते हैं कि हमारा, क्लेम करते हैं का मतलब ये नहीं हमें दे दो, मतलब बोलते हैं कि हमारा है इतना। सही है। इक्विटी इक्वल्स टू नेट एसेट्स। नेट एसेट्स किसे कहते हैं, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दो, नेट एसेट्स बचा तो वो इक्विटी के बराबर होगा। तो इक्विटी इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स, जो कि इक्वल किसके, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। और इक्विटी के बारे में क्या है, इन केस ऑफ लिक्विडेशन, अगर कंपनी लिक्विडेट कर जाती है, बंद कर जाती है और कैश में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विडेट हो गई, ठीक है, तो इक्विटी विल बी द अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी रिटर्न टू द ओनर्स। जो लिक्विड, अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो जो भी कैश आया है वो उसके ओनर्स को रिटर्न कर दिया जाएगा। क्लियर। बेचने के बाद जो भी कैश आया ओनर्स को रिटर्न कर दिया जाएगा, लेकिन जुमला यहां खत्म नहीं हुआ। आफ्टर ऑल बिजनेस डेट्स वर पेड ऑफ, वो पैसा बेचने, कंपनी के सारे एसेट्स खत्म हो गए, पैसा जमा हो गया, पहले उस पैसे से सारे डेट्स, सारे कंपनी के जिस सर पे जितना भी उधार है वो क्लियर ऑफ होंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो किसको मिल जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ओनर्स को। रिटर्न का लफ्ज क्यों लिखा गया, कि ओनर ने ही स्टार्ट की थी, पैसा दिया था, बिजनेस चला था, तो अब उनको जो भी बचा कुचा रिटर्न होगा, उसमें से जो बचा कुचा से मुराद पहले सारे कंपनी अपने डेट्स क्लियर करेगी, अपने सर पे उधार क्लियर करेगी। ऐसा हो सकता है उधार ही क्लियर ना हो, तो ओनर तो दूर की बात, बेचारे उधार ही अभी रह जाएंगे कि उनको पैसा पूरा नहीं मिला अब, लेकिन उधार ही कुछ कर नहीं सकते, ओनर के घर तक नहीं जा सकते, कंपनी है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी कंसिस्ट ऑफ, ये सिर्फ पढ़ के समझने, इसको ये नहीं समझना इतना होल्ड करके रखनी इन्फॉर्मेशन,
नहीं भाई, जब वर्किंग मोड में आओगे तो सारी चीजें सामने ही होंगी, बस ये पढ़ के समझ लेना, ये है चीजें, ठीक है। तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या मिल सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिल सकते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। अब तक हमने शेयर्स कैपिटल का लफ्ज देखा था कि कंपनी ये शेयर्स इशू करती है। अगर कंपनी एक तरह के शेयर्स इशू कर रही है ना, तो वो तो शेयर्स कहलाएंगे, सिंपल शेयर्स कैपिटल। लेकिन कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए तो फिर कंपनी को अलग करने पड़ेंगे कि हमारे दो टाइप्स के शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स है और ऑर्डिनरी शेयर्स है। ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का बेसिक फर्क क्या है? जो आमतौर पे कंपनी शेयर इशू करती है वो यही होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का सीन दूसरा है, प्रेफरेंस शेयर्स। इस शेयर के अंदर क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर के अंदर जब ओनर शेयर खरीदता है तो ओनर के हाथ में होल्डिंग आ जाती है, कंपनी की ओनरशिप आ जाती है। जब कंपनी का साल खत्म होता है, कंपनी कोई प्रॉफिट करती है, उस प्रॉफिट में से अगर डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें डिविडेंड देना है, तो फिर इनको डिविडेंड मिलता है। अब मिसाल के तौर पे कंपनी ने प्रॉफिट किया $50,000 का, और टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स थे 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर होल्डर्स नहीं बोल रहा, शेयर होल्डर तो एक फर्द होता है। हो सकता है एक फर्द के हाथ में 10,000 में से 3,000 शेयर्स हो, जिसके बाद 3,000 शेयर है ना, तो उसको देखो पर शेयर कितना मिल रहा है, $5 पर शेयर। डिविडेंड कितना है? $5। तो जिसके पास 3,000 शेयर्स है तो उसको $15,000 मिलेगा टोटल डिविडेंड, हर शेयर के ऊपर $5। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर में बटा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स में बांटना है इस पूरे प्रॉफिट को नहीं, डिविडेंड को। प्रॉफिट तो कुछ और हुआ होगा, सॉरी प्रॉफिट 50,000 नहीं, लेट्स सपोज प्रॉफिट हुआ $80,000। ठीक है, प्रॉफिट हुआ $80,000, तो कंपनी ने इतना डिविडेंड के तौर पर मैनेजमेंट ने सोचा बांटेंगे और बाकी रिटेन करेंगे $30,000। क्लियर? तो ये ऑर्डिनरी शेयर को अपना रिटर्न पर शेयर $5 मिल रहा है डिविडेंड की सूरत में, और हर साल जितना भी डिविडेंड मिल रहा है उसको भी मिलेगा कुछ हिस्सा उसका। प्रेफरेंस शेयर्स का सीन दूसरा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो शेयर लेता है ना, उस शेयर वैल्यू के ऊपर ही उसको जो है ना डिविडेंड मिलता है। अगर उसका शेयर मिसाल के तौर पे एक शेयर था $50 का, प्रेफरेंस शेयर वाले ने एक शेयर लिया $50 का, उसके साथ उसकी परसेंटेज भी लगी होती है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न लगी हुई होती है। परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितनी है उसकी? मिसाल के तौर पे 10% कर लो, ठीक है ना, कि रिटर्न की परसेंटेज कितनी है या डिविडेंड की परसेंटेज कितनी है इसकी? 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ 80,000, 10% ऑफ 50,000 या 10% ऑफ $50? 10% ऑफ व्हाट? इन तीन में से ही है। 10% ऑफ दिस, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसी का 10%। तो ये तो बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह हो गया। यस, उन्होंने $50 देके एक प्रेफरेंस शेयर लिया ना, तो $50 का 10% कितना हो? $5। हर साल $5 ही उसको इसका डिविडेंड मिलेगा, ज्यादा और कम का नहीं है इसमें कुछ। $5 कंपनी जितना भी प्रॉफिट कर ले उसको इसका $5 मिलेगा। बिल्कुल इंटरेस्ट जैसी सूरत हाल होगी। जरूरी है, अभी थोड़ी डिस्टिंक्शन आगे बनी है तो ऊपर से ऐसे समझा रहा हूं, अभी आएंगे प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आप पढ़ोगे जब, ऑर्डिनरी शेयर्स को कॉमन स्टॉक भी कहते हैं, याद रखना इस टर्म को। ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे क्या कहलाते हैं? कॉमन स्टॉक। अभी ये स्टॉक वो वाला स्टॉक नहीं है, इन्वेंट्री वाला। इन्वेंट्री के अगर आप इन्वेंट्री को स्टॉक कहते तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम फिर सुनते ही आप कहते हैं यहां तो माल रखा होगा बहुत सारा, कोई फला कंपनी के कार्टन रखे होंगे, कोई दूध के डब्बे रखे होंगे, कोई। स्टॉक मार्केट ये नहीं होती भाई जहां पर वो इन्वेंट्रीज रखी हुई कंपनियों की ना। स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्टॉक्स क्या है? शेयर्स, डिबेंचर्स, या कोई भी इस तरह की कंपनी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं भारत। तो स्टॉक्स का एक मतलब ये भी होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंस का को खरीदने या बेचने का कोई जरिया। अब शेयर्स है ना एक जरिया, क्या मैंने किसी कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड किया, उसके बदले शेयर्स ले लिया, तो कंपनी को फाइनेंस मिल गया, उसके बदले मुझे शेयर्स मिल गया, उस शेयर्स के बदले हर साल मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो स्टॉक्स ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। तो कॉमन स्टॉक का मतलब कंपनी का कॉमन स्टॉक क्या है? ऑर्डिनरी शेयर, जो आमतौर पर कंपनी शेयर्स देती है, ठीक है ना, वो कॉमन स्टॉक भी कहलाता है। तो वो क्या होता है? कॉमन स्टॉक या ऑर्डिनरी शेयर्स, और अभी तुम इसको भले शेयर्स पढ़ो, जो आमतौर पर शेयर्स को पढ़ के जो ध्यान में आता है। ऑर्डिनरी शेयर्स रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप इन द कंपनीज टोटल कैपिटल। फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप, अब एक कंपनी है जिसके अंदर मिसाल के तौर पे टोटल
$2 million का शेयर्स कैपिटल है, ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल, और ये बटा हुआ है मिसाल के तौर पे 1 लाख शेयर्स के अंदर, तो एक शेयर कितने का हो, $20 का हो। ठीक है, अब जिसके पास इस 1 लाख में से, या चलो ये डॉलर से बोलता हूं, जिसके पास $40,000 के शेयर्स हैं, $40,000 के शेयर्स है, तो मतलब शेयर्स कितने हैं इसके पास, एक, हाँ एक शेयर 20, हाँ एक शेयर $20 का है, ठीक है ना, कितने हुए 2000 शेयर्स हैं इसके पास, जिसके पास, तो उसके पास कंपनी की पूरी ओनरशिप थोड़ी है, फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन, अ पार्ट ऑफ ओनरशिप इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। जिसके पास जितने, जिसका 100% शेयर्स है तो फिर वो तो फ्रैक्शन नहीं कहला उसके पास सब। तो हर ऑर्डिनरी शेयर, अगर मैं कहूं कि इस कंपनी का एक ऑर्डिनरी शेयर, सिर्फ एक ऑर्डिनरी शेयर, उसका इस कैपिटल के अंदर कितना फ्रैक्शन है, कितना हिस्सेदार है, एक शेयर कितना हिस्सेदार है इस पूरे कैपिटल का, 1/100,000, ये फ्रैक्शन। एक शेयर जो है ना वो टोटल कंपनी के कैपिटल का 1/100,000 है। टोटल कंपनी का कैपिटल $2 मिलियन है, तो इस $2 मिलियन में से अगर एक शेयर हो आपके पास, तो आपके पास कंपनी का कितना हिस्सा है, $2 मिलियन मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 100,000, ठीक है ना, $20 का। क्लियर? तो अच्छा, द ओनर्स ऑफ द कंपनी क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स। और क्योंकि वो ओनर्स है तो उनको क्या क्या मिलता है, उनको क्लेम मिलता है कंपनी के एसेट्स में। कितना क्लेम मिलता है, जितनी वैल्यू के उनके शेयर्स हैं, जितनी वैल्यू के शेयर्स हैं उतना कंपनी के एसेट्स में उनका हक है। क्लियर? जितनी वैल्यू के, अगर कंपनी के मिसाल तौर पे 1 लाख शेयर्स में से 50,000 शेयर्स किसी ओनर के, बाकी जनरल लोग, बाकी 10,000 लोगों में बाकी 50,000 शेयर्स बटे हुए, और एक ओनर है जिसके पास 50,000 शेयर्स है, तो जिसका 50,000 शेयर्स है उसके कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं, नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, नेट एसेट्स के अंदर उसका कितना हक है, 50,000 शेयर्स के बराबर, 50%। बहरहाल, तो शेयर होल्डर को कंपनी के एसेट्स में हक मिलते हैं। राइट टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग, कि जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो शेयर होल्डर को इनवाइट किया जाएगा कि आप आओ अटेंड करो। यहाँ एक प्रैक्टिकल पॉइंट दे रहा हूँ, एक कंपनी है जिसके हजारों या लाखों की तादाद में शेयर होल्डर्स हैं, तो ऐसी कौन सी जनरल मीटिंग रखेगी वो इतने सारे लोग आ जाए, तो कंपनी लिमिट लगाएगी कि कम से कम जिसके पास 500 शेयर्स है तो वहां से हम इनवाइट करना शुरू कर रहे हैं, वरना तो एनुअल जनरल मीटिंग में, समझ में आ रही बात, 10-10 शेयर्स वाले भी आना शुरू हो जाए तो कैसे हैंडल करेंगे क्राउड को। तो कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि कम से कम 500 शेयर जिसके आते हैं तो वो एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करे। अच्छा, जो एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड नहीं करा, क्या वो वोट नहीं कर सकता? नहीं, उसका तरीकेकार होगा। जिसके पास कम शेयर्स हैं तो उसका वोट करने का तरीकेकार देंगे कि भाई आप एजीएम नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन आप जो है ना बाय पोस्ट अपना वोट जमा करा दे, अपना वोट कौन से डायरेक्टर को दे रहे हैं आप, उनको वोट करके आप पोस्ट करवा दे, तो आपका वोट यूं काउंट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और ऐसा भी हो सकता है कोई बहुत बड़ा शेयर होल्डर अटेंड ना कर पा रहा हो इवेंट, तो वो भी क्या करेगा, वो भी वोट अपना किसी तरह दूर रह के जमा कराएगा। बहरहाल, तो राइट टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, साथ में इनको वोटिंग राइट्स होते हैं, हर एक शेयर के ऊपर एक वोटिंग राइट। कौन से शेयर के ऊपर, ऑर्डिनरी शेयर के ऊपर ही ऑर्डिनरी शेयर का पड़ा है। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को अमूमन वोटिंग राइट नहीं मिलता। प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस का लफ्ज क्यों है, फिर उसको आपको अभी जब प्रेफरेंस शेयर पे आओगे तब पहुंचोगे तब समझ में आएगा। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर वाले को क्या है, वोटिंग राइट भी मिल रहा है, अपने हर शेयर पे एक वोटिंग राइट। तो जो भी डिसीजन मेकिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, क्या क्या होती है, सबसे मेजर डिसीजन मेकिंग क्या होती है जीएम के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं, हर साल इलेक्ट करने हैं, वही रखने हैं तो उन्हीं को इलेक्ट कर लो, वरना चेंज करोगे कोई ना कोई। क्लेम टू द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी कमाएगी तो शेयर होल्डर्स के उनको उस अर्निंग्स के ऊपर हुकूक होंगे। और बेटा एक बात याद रखना, अर्निंग्स का मतलब इनकम्स होती है, क्या अर्निंग्स को ही डिवाइड करते हैं हम डिविडेंड में और जो रिटेन रखनी है, ठीक है। या आप यूं कह सकते हो अर्निंग्स को पूरे का पूरा पहले पहुंचा देते हैं किसमें, रिटेन्ड में, फिर उसमें से रिटेन्ड रखते हैं कुछ और बाकी डिविडेंड आउट कर देते हैं, बात वही है, ठीक है। अच्छा, तो अर्निंग्स जो है कंपनी के, उसके अंदर हुकूक कौन सी अर्निंग्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर बोल दो, या नेट प्रॉफिट बोल दो, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल दो। कंपनी की जब इनकम स्टेटमेंट देखोगे उस स्ट्रक्चर में यूं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
उसके बाद माइनस होता है इंटरेस्ट कॉस्ट, तो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें से माइनस होता है टैक्स, तो फिर आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। उसको अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं, ईबीआईटी, ठीक है ना। और इनफैक्ट एक टर्म और भी है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, एबिटा कहलाती है। ये कोई अगर तुम वो देखोगे ना प्रोग्राम्स क्या जिसमें वो वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस दे रहे हैं, जैसे कि शार्क टैंक हो गया, तो उस वहाँ ये टर्म यूज होती है। इन्वेस्टर एबिटा में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। वो चलो बात की बात है, वो अभी नहीं सोचो, बेकार की चीज़ है वो अभी तुम्हारे लिए। राइट टू रिसीव डिविडेंड्स होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का हक है उसको डिविडेंड मिले। राइट टू सेल देयर शेयर इन द स्टॉक मार्केट, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के हाथ में शेयर है ना, वो ये तो नहीं कर सकता मेरे शेयर लो कंपनी को, कहे उसके बदले पैसे दो, कंपनी कहेगी क्या, पार्टनरशिप थोड़ी है क्या, वो क्या करेगा, बल्कि उसको गेट से भी नहीं घुसने देंगे। आई एम द शेयर होल्डर, सो इफ यू आर द शेयर होल्डर यू डोंट कम इनसाइड, you go to stock market, you sell your shares or you buy the shares, but I want to create some impact. No, if you want to create some impact, create a business for yourself. This is my business, no, this is not yours. You have the right in annual general meeting, you just vote here. तो इस तरह तो ओनर, अगर आप इतने बड़े ओनर हो ना कि आपके पास 5%, 6%, 8% ओनरशिप आ गई, तब आपको फिर वो मैनेजमेंट घुसने भी देगी, बुलाएगी, क्योंकि वो मैनेजमेंट की सिलेक्शन में आपका वोट बैंक बहुत बड़ा है। क्लियर, सो इट बिकम्स क्वाइट प्रैक्टिकल नाउ, वो उससे थोड़ा अवे हो जाता है। राइट टू बाय फ्रॉम द राइट इशू शेयर्स, हक है राइट इशू शेयर्स से बाय करने का। इस पॉइंट को मैं बताना भी नहीं चाहूंगा, पढ़ के समझ गए तो क्या करूं यार, आई एम अ टीचर, आई हैव टू। राइट इशू ये होता है कि कंपनी जब शेयर्स इशू कर देती है एक दफा, उसके बाद एक और दफा शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। ऑथराइज्ड लिमिट तो बहुत बड़ी होती है ना, उसमें चंद हजार शेयर्स ही दे, बहुत अभी तो इशू कर सकते हैं। तो कंपनी अक्सर क्या करती है, अपने ही शेयर होल्डर को पहले इशू करती है शेयर्स, पहले अपने ही शेयर होल्डर को मजीद शेयर्स देना चाहती है, और डिस्काउंटेड प्राइस में, जितने कंपनी को मार्केट से मिलते हैं ना पर शेयर प्राइस, उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्काउंट दे देती है। ये राइट इशू होता है। क्यों होता है, शेयर होल्डर को खुश रखने के लिए। एक कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को जितना वो कंपनी मार्केट में जितने का शेयर बेचती है उससे सस्ते में अगर वो कंपनी बेचे शेयर्स, लेकिन अपने मौजूदा शेयर होल्डर को खाली, तो शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे उस मैनेजमेंट से कि यार हमें तो सस्ते में शेयर्स भी दिए इस दफा, तो यू नो लेट्स जस्ट सेलेक्ट देम, दे आर थिंकिंग अबाउट अस। अच्छा, बहरहाल, हाउ आर डिविडेंड्स ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कैलकुलेटेड। ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर, शेयर होल्डर्स नहीं, सॉरी, शेयर होल्डर पे क्यों डिविडेंड कैलकुलेट होगा, वो 5 शेयर होल्डर है, किसी के पास 20,000 शेयर है, किसी के पास 2,000 शेयर है, किसी के पास 50 शेयर है, किसी के पास 100 शेयर है, किसी के पास 1 लाख शेयर है। तो आप अपने प्रॉफिट को डिवाइड करोगे 5 से, 5 शेयर होल्डर है टोटल, 5 शेयर होल्डर से करिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर से करोगे जो आपने इशू किए हुए, ठीक है ना। तो कंपनी जो है अपने ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड किस तरह से कैलकुलेट करती है, आप अगर थोड़ा गौर करो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो रिटेन अर्निंग का हिस्सा बन जाता है। फिर डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उसमें से कितना डिविडेंड्स देना है। तो डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया, वही पिछली वाली मिसाल में, कि 80,000 जो है, और पिछले साल की रिटेन अर्निंग के अंदर 80,000 ऐड कर दिया। पिछले साल की रिटेन अर्निंग कुछ ओपनिंग थी, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे $90,000, उसमें 80,000 ऐड कर दिया, ठीक है ना, कितना बचा, कितना बन गया, $1,70,000। फिर एक 70 में से कोई रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, $70,000 किसी जनरल रिजर्व में, ठीक है ना, तो कितना बचा, $1,00,000, या $80,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आया। फिर $1,00,000 में से कंपनी ने सोचा कि हमें रिटेन रखना है $40,000, तो कितना एज अ डिविडेंड कितना दे रहे हैं, तो $60,000 का टोटल डिविडेंड दे रहे हैं। टोटल इशूड नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे ताकि डिविडेंड पर शेयर आ जाए, क्या आ जाए, डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर आ जाए, ठीक है। डीपीएस कितना, मिसाल तौर पर अगर 10,000 शेयर्स थे इशूड, तो डिविडेंड पर शेयर $6 आ रहा है, ठीक है। हर एक शेयर होल्डर नहीं, हर एक शेयर के ऊपर $6 का डिविडेंड। अब जिस शेयर होल्डर के पास 10 शेयर है तो उसको $60 का डिविडेंड मिलेगा, जिसके पास 100 शेयर है तो उसका हर शेयर पे 6, तो मतलब $600 का मिलेगा।
क्लियर रिटर्न। डीपीएस जहां बता रहा हूं तो वहां तुम लोग को ईपीएस भी बता देता हूं। क्या? अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर अर्निंग्स से ताल्लुक रखती है। तो 80,000 की अर्निंग्स हुई है, 10,000 शेयर से डिवाइड होगी तो अर्निंग्स कितनी हुई पर शेयर? $8 की। लेकिन पर शेयर $8 की अगर अर्निंग है, ईपीएस $8 है पर शेयर, ठीक है ना, उसमें से डिविडेंड कितना है? $6। तो तकरीबन रिटेन कितना है ईपीएस में से? $2। ठीक है ना, $2 पर शेयर रिटेन हो रहा है। सही। अच्छा जी, ये तो मैं बता के वहां जाता हूं दोबारा, जहां ये सारी बातें यहाँ नहीं लिखी हुई। बहरहाल तो डिविडेंड्स कैसे कैलकुलेट होता है, थियोरेटिकली पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी की अर्निंग्स के बेसिस पे होता है। जब सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देते हैं, जाहिर है इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देते हैं, तो बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर उसमें से डिसाइड करते हैं कितना रिटर्न रखना है, कितना डिविडेंड देना है। क्लियर? डायरेक्टर्स मे इवन डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड्स एट ऑल। क्यों? कंपनी के सर्वाइवल के लिए, मतलब सस्टेनेबिलिटी के लिए, कि कंपनी चल सके। ऐसी सिचुएशन में कंपनी के पास नहीं है अभी इतना सरमाया कि वो दे सके, इतनी रिसोर्सफुल नहीं हुई कंपनी, कोई लॉसेस वाली ईयर गुजर गई, अच्छा नहीं गुजरा साल, तो कंपनी चाह रही कि नहीं, या फिर बहुत बड़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए कंपनी रिटेन करना चाह रही है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, उसके अंदर पैसा लगाना है। तो कंपनी सोचे कि हम लोन्स लेने जाएंगे ना, सिर्फ लोन से पूरा नहीं होगा, बहुत हैवी ड्यूटी लोन्स लेनी पड़ेगी, कंपनी वो चाह नहीं रही। तो कंपनी क्या चाहिए? मजीद शेयर्स इशू करे। नहीं, कंपनी ये भी नहीं चाह रही मजीद शेयर्स इशू करे, क्योंकि जितने शेयर्स इशू करेंगे उतनी डाइल्यूशन होगी। डाइल्यूशन मतलब मिलावट। जितने ज्यादा शेयर्स इशू करेंगे जनरल पब्लिक को, उतने ज्यादा क्या होंगे, करंट शेयर होल्डर्स नाराज होंगे कि यार ये तो हमारी ओनरशिप एक तरह से परसेंटेज कम होती चली आ रही है, क्योंकि और लोग आ रहे हैं। कंपनी राइट इशू भी कर सकती है, लेकिन राइट इशू करने के लिए जरूरी ये भी तो है कि शेयर होल्डर राजी हो खरीदने के लिए। शेयर होल्डर के पास पैसा ना हो तो शेयर होल्डर कह रहे तो वैसे डिविडेंड नहीं दे रहे, फिर राइट इशू देते रहो, लेकिन राइट इशू का शेयर खरीदने के लिए हमें पैसे तो देने पड़ेंगे ना, डिस्काउंटेड ही क्यों ना सही, लेकिन देने तो पड़ेंगे, हमारे पास है ही नहीं। फिर तो ऐसे में कंपनी क्या रिटेन अर्निंग्स अपनी रखेगी, मतलब अपना प्रॉफिट का एक हिस्सा रिटेन रखेगी, या तो हो सकता है प्रॉफिट से डिविडेंड दे ही ना कुछ। क्लियर है? अच्छा जी, इफ देयर आर प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, डिविडेंड्स की कैलकुलेशन, ऑर्डिनरी शेयर्स को डिविडेंड्स पता कब मिलता है? अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये नियत कर ली, अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये नियत कर ली कि डिविडेंड देना है, कितने में से? $60,000 जो बचा है ना, उसमें से डिविडेंड्स देने, तो पहले डिविडेंड्स मिलेंगे किसको? प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देंगे। उसके बाद जो अमाउंट बच गया उसके ऊपर डिविडेंड, उसमें से डिविडेंड जाएगा ऑर्डिनरी वालों को। ठीक है? अब कंपनी ने मिसाल के तौर पे प्रेफरेंस शेयर्स $50 का एक के हिसाब से, मिसाल के तौर पे 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए थे, तो क्या बन रहा है? $2,50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए थे। 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स और हर प्रेफरेंस शेयर कितने का? $50 का, तो 2,50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए थे। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स देके लोगों से 2,50,000 कंपनी रेस कर चुकी थी। ठीक है ना, कंपनी के पास बैंक में पैसा डेबिट हो गया था और प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट हो गया था। अब जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं कंपनी से, वो रिटर्न भी तो चाहेंगे। कौन सा रिटर्न चाहेंगे? जो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर लिखा हुआ है। अब प्रेफरेंस शेयर के ऊपर लिखा है कि $50 के ऊपर जो है वो एनुअल 10% मिलेगा। क्या? हाँ, 10% एनुअल रिटर्न मिलेगा इनको। तो हर $50 के ऊपर कितना मिलेगा? $5 रिटर्न। तो 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे कितना मिलेगा? 25,000। या ये 2,50,000 का भी आप 10% ले सकते हो वैसे। ठीक है ना, तो 25,000 किसको चला गया? 60,000 में से पहले 25,000 चला गया प्रेफरेंस को। सही ना? तो जब भी देंगे ना शेयर्स, जब भी डिविडेंड दे रहे होंगे, तो प्रेफरेंस शेयर्स वाले सबसे पहले आ जाएंगे आगे, कि उस हिसाब से हमारा कितना हुआ, उस हिसाब से आपका वही हुआ जो हर साल होता है, क्योंकि आपका तो एक फिक्स है ना। ठीक है ना, तो 25,000 इनके पहले डिडक्ट होंगे। अब क्या बचा? 35,000। अब ये $35,000 जो बचा वो ऑर्डिनरी वालों में बटेगा। पहले 60 बट रहा था, तो डीपीएस क्या रहा था? 6। अब 35,000 को अगर 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर डिवाइड करो तो $3.5 आ रहा है पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। क्लियर हो रही है? तो प्रेफरेंस वालों को कुछ कहीं तो फायदा, तो 12 डिविडेंड जैसे कैलकुलेट होता है ऑर्डिनरी शेयर्स के। सही।